मैं आपसे पूछता हूं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक बनिया, आप मुझे बता दीजिए जिसने अपने हाथों से एक सुई तक बनाई हो। हथियार बनाने वाले लोहार मेरे पुरखे हैं, आपके पुरखे हैं। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे पिछले दिनों आई एक वेब सीरीज सीक्रेट्स ऑफ सिनोली डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी का, जो कि डिस्कवरी प्लस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ किताबों को रिव्यू करता हूं और किताबों पर चर्चा करता हूं, पर ऐसी क्या वजह है कि मुझे एक वेब सीरीज का रिव्यू करना पड़ रहा है। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या आप लोग बहुजन साहित्य को कोई आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। जो लोग हमें हर महीने आर्थिक सहायता देना चाहते हैं उनके लिए ज्वाइन बटन है, उसका उपयोग करके आप हमें हर महीने आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनका उपयोग करके हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ सिनोली डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी, इसको बतौर एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जहां भी इसकी मार्केटिंग की जा रही है ये बताया जा रहा है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री है। क्योंकि इसको डिस्कवरी के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, इस वजह से सभी लोगों को ये लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रमाणिक तथ्यों के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है, पर ऐसा कुछ है नहीं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं किया, लेकिन मैंने ये बहुत ही बारीकी से नोटिस किया है। मैं तकरीबन 15 से 20 वीडियो देख चुका हूँ YouTube पर जो कि सीक्रेट्स ऑफ सिनोली के ऊपर बनाई गई है। कुछ ने क्लेम किया है कि वो रिव्यू कर रहे हैं, कुछ ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही वहां से उठाकर डाल दी है। किसी ने भी इसमें दिए गए तथ्यों को काउंटर करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो ज्यादातर लोग जो इस पूरी वेब सीरीज में, जो इस तथाकथित डॉक्यूमेंट्री में क्लेम किया जा रहा है उसके समर्थक हैं। सिर्फ एक वीडियो जो कि साइंस जर्नी चैनल पर मुझे मिला, जिसने कि इस पूरी तथाकथित डॉक्यूमेंट्री एक वेब सीरीज के अंदर जो तथ्य दिए गए हैं उनको काउंटर करने की कोशिश की है। और यही कारण है कि मैं जो कि किताबों के ऊपर काम करता हूं, बट स्टिल मुझे इस पूरी तथाकथित डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू करना पड़ रहा है। इस पूरी तथाकथित डॉक्यूमेंट्री के अंदर क्लेम क्या किया जा रहा है इसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इसके नाम से। इसका नाम ही विवादास्पद है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है, इसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा दस्तावेजी। अगर आप इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री, जब आप इसकी डेफिनेशन सर्च करेंगे तो जनरली आपको विकिपीडिया पे इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। विकिपीडिया पे इसकी डेफिनेशन है, अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज अ नॉन फिक्शनल मोशन पिक्चर इंटेंडेड टू डॉक्यूमेंट रियलिटी प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और मेंटेनिंग द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। मतलब कि डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो केवल तथ्यों पर आधारित होती है, मनगढ़ंत कहानी नहीं होती। अब इसके दूसरे फैक्ट के ऊपर चलते हैं कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये नाम ही अपने आप में विवादास्पद है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का मैंने आपको मतलब बताया, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये क्लेम कर रहे हैं इसको बनाने वाले। जब आप इस वेब सीरीज को देखना शुरू करेंगे, जब आप इस तथाकथित डॉक्यूमेंट्री को देखना शुरू करेंगे, वहां पर आपको शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दिया जाता है। डिस्क्लेमर में लिखा है, द फॉलोइंग प्रोग्राम इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड इन दिस प्रोग्राम आर प्योरली इंडिपेंडेंट एंड नॉट फॉर द चैनल। इसी डिस्क्लेमर के जब सबसे आखिरी की आप 3-4 लाइन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, द चैनल इज नॉट अकाउंटेबल फॉर फैक्चुअल एक्यूरेसी नॉट डज इट सपोर्ट एनी क्लेम्स प्रेजेंटेड herein with. The channel is not liable for any direct, indirect, accidental, special and consequential loss or damage of any form whatsoever. मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट्री, तथाकथित डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उसको बनाने वाले ही इसको बोल रहे हैं कि ये केवल एक एंटरटेनमेंट पर्पस से है। लेकिन इसको प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है, लेकिन इसकी मार्केटिंग कैसे की जा रही है, यही सबसे बड़ा इसका प्रोपेगेंडा है।
क्योंकि जब आपको कोई प्रोपेगेंडा करना होता है तो आप उसको, उसकी जो एक्चुअल चीज होती है आप उसको हिडन रखते हैं। जैसे आप कभी भी देखिएगा, आप किसी कंपनी के पास जाएंगे बीमा लेने के लिए, तो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन होंगी वो वहां पे नीचे दिखी रहेंगी फॉर्म में, और वो भी बहुत बारीक अक्षरों में, उसके ऊपर स्टार मार्क बना होगा। लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, टोटली अलग तरीके से, और उसकी जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो टोटल अलग होती हैं। सेम वैसे ही आप देखेंगे इस पूरी तथाकथित डॉक्यूमेंट्री की मार्केटिंग की जा रही है कि नहीं, ये केवल एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर है। बहुजन तबके के एक बहुत ही मशहूर भाषा वैज्ञानिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। उन्होंने अपनी किताब खोए हुए बुद्ध की खोज में पेज नंबर 105 पर सिनौली गांव के बारे में, सिनौली की जो आर्कोलॉजिकल साइट है उसके बारे में लिखा हुआ है। वो लिखते हैं, बागपत के सिनौली गांव में 4 से 5,000 साल पुरानी शाही कब्रें खुदाई में मिली हैं। जहां भी किसी कोने से खुदाई में कुछ मिलता है और वहां कल्पना करने की अवकाश होता है या कहे मनमानी करने की जगह होती है, वैदिक परंपरा के इतिहासकार उसे वैदिक संस्कृति से जोड़ने एवं साबित करने के लिए जूझ पड़ते हैं। हो सके तो वैदिक संस्कृति से काम चलाइए, मगर वैदिक सभ्यता कहना कठिन है। सभ्यता उसे कहते हैं जिसकी खुदाई में ईंटों की, पत्थरों की, तरह तरह की बनी इमारतें मिलती हैं, भग्नावशेष मिलते हैं, औजार मिलते हैं, बर्तनें मिलते हैं, तभी हम सिंधु घाटी को सभ्यता कहते हैं। ईंट विशेषज्ञ बताते हैं कि मौर्य काल की ईंटें लाल होती थीं, शुंग काल की ईंटें पीली सी होती थीं, कुषाण काल की ईंटें कुछ लालिमा लिए राख जैसी होती थीं और गुप्त काल की ईंटें बुझी सी लाल होती थीं। अभी हमें वैदिक सभ्यता की ईंटों के रंग का इंतजार है। और नीचे ये कटिंग लगाते हैं, बागपत की धरती में झांकती उत्तर वैदिक संस्कृति। ये एक अखबार की कटिंग है। सो ये मैंने आपको क्यों पढ़ के बताया, क्योंकि मैं तो चलो ठीक है एक अदना सा व्यक्ति हूं और बहुत कम ज्ञान है मेरे पास, लेकिन जो विश्व विख्यात भाषा वैज्ञानिक हैं वो भी इस प्रोपेगेंडा को कितने साल पहले से ही समझ गए थे। हालांकि इस रेफरेंस को तो मैंने बाद में पढ़ा है, उससे पहले ही ये चीज बहुत क्लियरली दिखाई देती है। आप देखेंगे कि जिन लोगों को इसमें दिखाया गया है, जिन ऑफिसर्स के इंटरव्यू लिए गए हैं, उसमें आपको 2 तरह के ऑफिसर देखने को मिलेंगे। एक ऑफिसर वो हैं जो एएसआई से रिटायर्ड हो चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं, यानी कि पहले डायरेक्टर हुआ करते थे, और दूसरे तरह के ऑफिसर्स मिलेंगे जो कि अभी भी एएसआई में जॉब कर रहे हैं। अब इस तरह का वर्गीकरण मैं क्यों कर रहा हूं, आप देखेंगे कि जो ऑफिसर्स रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अब सरकारी नौकरी में नहीं है, वो लोग इस पूरी साइट को वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता से जोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। केवल 2 नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश करते हैं इस पूरी सीरीज में। वो बार बार इस चीज के ऊपर विशेष जोर देते हैं कि हमारा जो इतिहास है उसे बहुत तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। वो बार बार इस बात पर विशेष जोर देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल साइट्स मिलती हैं, जो भी हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं, उनको जो वैदिक लिटरेचर है उसकी नजर से देखना चाहिए, उसकी नजर से समझना चाहिए। इसमें एक स्कॉलर तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे वेदों के 1-2 मंत्र का उदाहरण भी देते हैं और फिर उससे वो उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और यही रिटायर्ड ऑफिसर्स एक और नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो नैरेटिव गढ़ा जा चुका है कि जो विदेशी लोग हैं, जो वेस्टर्न थेरीज हैं, वो केवल और केवल भारतीय सभ्यता को नीचा दिखाने के लिए बताई गई है, जबकि हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो बहुत उन्नत सभ्यता थी। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो ऑफिसर्स अभी वर्किंग हैं, जो ऑफिसर अभी एएसआई में पोस्टेड हैं, वो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हुए नजर आते हैं। हालांकि हैं वो भी ब्राह्मणवादी लोग ही ज्यादातर उनमें से, लेकिन वो थोड़ा डिफेंसिव खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो जो कुछ बोल रहे होते हैं बहुत नपे तुले शब्दों में बोलते हैं। वो डायरेक्टली इसको ये नहीं बोल देते कि नहीं आप इसको वैदिक लिटरेचर से कंपेयर करके आप इस पूरे साइट को स्टडी करें। यहाँ पर ये 2 तरह के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बातों में बिल्कुल मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि जो वर्किंग ऑफिसर हैं वो अपनी साख बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ही चश्मा पहन के, क्योंकि वो सैफरॉन चश्मा पहन के अगर हिस्टोरिकल साइट्स की स्टडी करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी थू-थू होने लगेगी और वो इस चीज से बचना चाहते हैं। लेकिन जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको इस चीज का डर नहीं है, क्योंकि अगर वो जितना हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे उतना उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। उनको बीजेपी कहीं ना कहीं किसी न किसी कमेटी में बिठा देगी, किसी कमीशन में बिठा देगी और इस तरह के फायदे के लिए
आप यहाँ पर ये चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि जो ब्राह्मणवादी लोग, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं एएसआई में, वो कितने अंदर से कुंठित हैं। जब तक वो सर्विस में रहते हैं तब तक वो न्यूट्रल रहते हैं, जैसे ही वो सर्विस से बाहर निकलते हैं वो लोग अपना ब्राह्मणवादी एजेंडा फिक्स करने में लग जाते हैं। हालांकि जब वो वर्किंग होते हैं तब भी अपना ब्राह्मणवादी एजेंडा फिक्स कर रहे होते हैं, एक कारपेट के नीचे से वो काम कर रहे होते हैं। इस पूरी तथाकथित डॉक्यूमेंट्री में एक और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत दिखाई देती है कि इसके जो एंकर हैं वो भी ब्राह्मण हैं, इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो भी ब्राह्मण हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी ब्राह्मण हैं, इसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स लेकर आए जा रहे हैं वो भी ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी हैं। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि किस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी हिस्टोरियंस इस पूरी सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी लोग उन चीजों को तो पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि एक ब्राह्मणवादी चश्मे, सैफरॉन चश्मे में फिट बैठता है, लेकिन वो उन प्रश्नों पर चुप हैं, उन प्रश्नों को रेखांकित नहीं कर रहे हैं, उन प्रश्नों को चिन्हित नहीं कर रहे हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है, वो चुप हैं। बाकी पूरे तथ्यों को वो ब्राह्मणाइज करने के लिए उतारू है। ये जो पूरी सभ्यता है या ये एक हिस्टोरिकल साइट है सिनौली की, इसके अंदर हथियार मिले हैं, इसके अंदर रथ मिले हैं, इसके अंदर पोएट्रीज मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और इन लोगों का कहना है कि वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं। पर मैं ये कहता हूं कि वो बहुजनों की विरासत है। आप बोलोगे क्यों, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, आपके पास तथ्य क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक बनिया आप मुझे बता दीजिए जिसने अपने हाथों से एक सुई तक बनाई हो। एक भी आपको नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण, एक बनिया, एक क्षत्रिय आप मुझे बता दीजिए जिसने मिट्टी में काम किया हो। एक भी नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण, एक बनिया आप मुझे बता दीजिए जिसने गाय या पशुओं का पालन किया हो। नहीं। हथियार बनाने वाले लोहार मेरे पुरखे हैं, आपके पुरखे हैं। पोट्री बनाने वाले कुम्हार मेरे पुरखे हैं, आपके पुरखे हैं। जो पात्र, जो बर्तन वहां पर मिट्टी के मिले हैं, वो उनका ये कहने का मतलब है कि उसमें दही और घी रखते थे। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि दही और घी बनाने के लिए या पैदा करने के लिए आपको जानवरों की जरूरत पड़ती है, आपको गाय या भैंस की जरूरत पड़ती है। वो कौन पालते हैं? वो शूद्र कम्युनिटी के लोग हैं, वो मेरे पुरखे हैं, वो आपके पुरखे हैं। तो फिर ये सभ्यता या ये हिस्टोरिकल साइट वैदिक परंपरा से आप कैसे जोड़ सकते हो? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। इतिहास का हर पन्ना चिल्ला चिल्ला कर ये गवाही दे रहा है कि इस देश के अंदर बहुजनों के अलावा किसी ने भी इस सभ्यता को गढ़ा नहीं है। चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे सिनौली की साइट हो, हर जगह बहुजनी हैं जिन्होंने उसे गढ़ा, जिन्होंने उसे बनाया। ईंटों के साइज के बारे में इसमें बात की गई है। ईंटें बनाई किसने? वो ईंट बनाने वाले कौन थे? वो मेरे पुरखे थे और आपके पुरखे थे। वो वैदिक सभ्यता के लोग नहीं थे। इसमें एक चैरियट मिला है। उस चैरियट को बनाने के लिए लकड़ी का और धातु का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य रूप से कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। लकड़ी का काम करने वाला बड़ा ही होता है। वो मेरे पुरखे हैं, वो आपके पुरखे हैं, वो बहुजन हैं। धातु का इस्तेमाल किया गया है कॉपर का। कॉपर को पिघलाने का काम या किसी भी धातु को पिघलाने का काम लोहार का होता है। वो मेरे पुरखे हैं, आपके पुरखे हैं, वो वैदिक सभ्यता के वंशज नहीं है। आप देखिए, फिर यहाँ पर जो हथियार मिले, जो चैरियट्स मिले, उन सब का मैंने जिक्र आपको करके बताया। और क्यों मैं ये कहता हूँ कि वो बहुजनों की विरासत है, ये चीज आप शायद समझ गए होंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर खत्म करूंगा। फिर यहाँ पर एक और चीज पॉइंट आउट की गई कि जो कब्र मिली, जो कब्रगाह मिली, जो बरियल्स मिले, उनके अंदर जो स्केलेटन मिला है, उस स्केलेटन के साथ उनके हथियार भी मिले हैं। इन सारी बरियल्स के अंदर कुछ बरियल्स ऐसी भी मिली जो कि फीमेल्स की बरियल्स हैं, और उन बरियल्स के अंदर फीमेल स्केलेटन के साथ हथियार भी मिले हैं। उन हथियारों को और उन स्केलेटन को ये लोग रामायण से लिंक करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि रामायण में दशरथ के साथ केकई युद्ध में गई थी। लेकिन फिर मेरा एक प्रश्न उठता है कि केकई गई थी, केकई के अलावा किसी और एग्जाम्पल को आप मुझे बता सकते हो? अगर कोई भी व्यक्ति इकलौता किसी समाज से, किसी वर्ग से निकलता है तो वो एक्सेप्शनल होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज से निकले, एक दलित समाज से निकले, एक अछूत समाज से निकले, और उन्होंने दुनिया में अपनी एक शख्सियत बनाई, उन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। आज की डेट में उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। वो एक्सेप्शनल थे।
अगर उन्होंने किया तो जरूरी नहीं है कि बहुजन तबके का हर व्यक्ति जाकर वो कारनामे कर सके। नहीं, वो एक्सेप्शनल है। सेम वैसे ही मैं ये नहीं कहता कि रामायण में नहीं लिखा कि केकई युद्ध के समय दशरथ के साथ थी, पर मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्शनल मानता हूं। जब तक आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं है तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि चूंकि केकई युद्ध क्षेत्र में जाती थी या गई थी दशरथ के साथ, इसलिए ये वैदिक सभ्यता के प्रमाण है। ये बिल्कुल निरर्थक है। मुझे नहीं लगता कि ये जो एएसआई के जो ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनका ये तथ्य माना जाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो लॉजिकली चीजों को देखता, परखता, समझता है, वो इस तथ्य को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेप्शनल चीजों को आप पूरे समाज के ऊपर लागू नहीं कर सकते, पूरे वर्ग के ऊपर लागू नहीं कर सकते। दूसरा, इन्हीं बेरियल्स के अंदर जो फीमेल कॉफिन्स मिले हैं, फीमेल स्केलेटन मिले हैं, उनकी एंकल से एड़ी नहीं मिली है। तो अब आप मुझे बताइए कि वैदिक सभ्यता के अंदर इस तरह की कोई प्रक्रिया रही है, इस तरह का कोई विधान रहा है, इस तरह की कोई परंपरा रही है कि जब किसी फीमेल को दफनाया जाए तो उसके एड़ियां काट दी जाएं? ये तो नहीं मिलता। इस तरह का कोई रिवाज मुझे नहीं देखने को मिल रहा। और इवन मैंने कुछ जो आदिवासी, जो ट्राइबल्स होते हैं, उनके जो जानकार हैं, उनसे भी मैंने पूछा और मैंने जानने की कोशिश की कि कोई ऐसी ट्राइब है जिनके अंदर ऐसा कोई रिचुअल रहा हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तक तो इस तरह के कोई भी रिचुअल्स के हमें नहीं मिले हैं। उसके हालांकि दूसरे रीजन हो सकते हैं कि कैसे वो एंकल, उसकी एड़ी नहीं है उस स्केलेटन में, फीमेल स्केलेटन में। जितने भी मैंने 15-20 वीडियो देखे, उनमें से ये सारे तथ्य नदारद थे। इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगा, लेकिन इसका दूसरा भाग जरूर आएगा, जो कि 1-2 दिन में ही आपको मिल जाएगा। और उसमें मैं आपको साबित करूंगा कि ये जो सिनौली की साइट है, ये एक बुद्धिस्ट साइट है, एक बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है। विद प्रूफ, एविडेंस के साथ मैं आपके सामने ये बात रखूंगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये केवल एक प्रोपेगेंडा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझने को, कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला होगा। मैं रिजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।